Yes. So today we'll be talking about these formed elements of your blood, the blood cells. जो हम बोल रहे थे ना, कल हम क्या बोल रहे थे कि जो हम सेंट्रीफ्यूज जब करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ब्लड को जो नीचे आते हैं वो कौन है, आपके सेल्स, और जो ऊपर आता है वो कौन था, प्लाज्मा. अगर आपने उसमें क्या डाला हुआ है, एंटीकोएगुलेंट. इफ यू हैव एडेड एन एंटीकोएगुलेंट देन इट विल बी लाइक दैट. If you have not added anticoagulant, if you are allowing it to coagulate, तो जो बाहर आएगा that is serum. So without coagulation it is plasma, and after coagulation it is serum. So today we'll be talking about these formed elements, that is these blood cells. Like we had a brief overview that the maximum, the most abundant cells which are there, that is RBC. You take a blood and you try to look at its smear, है ना. ब्लड का लोग स्मीयर बनाते हैं स्लाइड पे और माइक्रोस्कोप नीचे देखते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा वहां पे क्या दिखेंगे, आरबीसीज. क्योंकि कितने हैं, दे आर अराउंड 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब. इन अडल्ट ह्यूमन, इन अडल्ट मैन, इट इज अराउंड 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब. आप सोचो एक mm क्यूब में कितने, 5 मिलियन. मतलब इतने सारे, इतने अबंडेंट आपके क्या है, आरबीसीज, राइट. यू विल फाइंड कंपैरेटिवली फीमेल्स हैव अ बिट लोअर काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन और आरबीसीज, इसलिए दे आर लाइक टेकन केयर ऑफ मोर. मतलब नहीं क्या कि आप अच्छा खाना खाओ, अच्छा एक्सरसाइज करो, है ना, बिकॉज ऑलरेडी दैट लेवल प्रॉब्ली गोज डाउन. तो देन यू हैव फॉर्मेशन ऑफ दीज विच टेक्स प्लेस इन द रेड बोन मैरो. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर ब्लड सेल, नॉट ऑलमोस्ट all of your blood cells, they are formed in this red bone marrow. The long bones of your body, they have that inner region which is called as the red bone marrow. It also has a yellow bone marrow which is involved in storing food, right, or like it has adipose tissue inside it which is storing fats actually. So red bone marrow is the one which is responsible for formation of your RBCs, the process or phenomenon which we refer to as erythropoiesis. ब्लड के फॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं हीमैटोपोइसिस. एनीवेज अभी आपके बुक में नहीं दिया है. आपका जो आरबीसीज है, स्पेशली मैमल्स आरबीसीज, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस. सो यू हैव आरबीसी लाइक दिस, इट इज नॉट लाइक दिस, बट आपके बुक में ऐसा ड्रॉ किया, मैंने भी वैसे ड्रॉ किया. Because sometimes you have that match the following, na, so you should know. So I am mimicking the diagrams which are given in your NCERT books, right? So small structure RBC which doesn't have nucleus. Nucleus नहीं है, उसमें आप बहुत सारा हीमोग्लोबिन भर सकते हैं. RBC डिवाइड नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, उसमें क्या नहीं है, nucleus, right? So no mammal RBC has a nucleus. Like you have some exceptions, जैसे लोग बोलते हैं camel की जो RBC है, camel is a mammal, बट उसके आरबीसी में क्या है, न्यूक्लियस. इलियामा है, कैमल है, these are mammals which have nucleated RBCs. Anyways, they have not mentioned here, so you just remember that mammalian RBCs, they do not have nucleus. The structure is biconcave. दोनों साइड से अगर आप देखेंगे, आपने लेंसेज पढ़े ना फिजिक्स में, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, तो ऐसा जो फोल्डेड है तो बायकॉन्केव है, दोनों साइड से ऐसे इनर फोल्डेड है. तो ऐसी आपकी राउंड, स्फेरिकल और बायकॉन्केव क्या है आपकी आरबीसी. कलर कौन सा है, रेड, इसलिए आपने उसको आरबीसी बोला है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल या रेड ब्लड सेल, राइट. एंड दैट रेड कलर वी नो इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन. इट हैज दैट पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज क्या, हीमोग्लोबिन, है ना. आपको याद है हमने देखा था दिस हीम ग्रुप, इट कंटेन्स आयरन, राइट. सो तो हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट है. एंड कितना, अराउंड 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड. आप चेक करवाते हैं ना हीमोग्लोबिन की कितना है, तो जनरली ग्रोइंग चिल्ड्रन में, यंग चिल्ड्रन में द काउंट इज हायर. तो ऑन एन एवरेज हम एक अडल्ट की अगर बात करते हैं तो कितना हीमोग्लोबिन आना चाहिए, 12 to 16. सो 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट इज नॉर्मल, एंड इट लिव्स फॉर अराउंड 120 days. द आरबीसी, आरबीसी का जो हम बोलेंगे ना कि लाइफ स्पैन है, वो कितना है, अराउंड 120 days. 120 days के बाद इट इज डिस्ट्रॉयड. कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय करेंगे उसको, स्प्लीन. उस दिन आपको बता रहा था ना कि स्टमक के वहां पे एक बीन शेप्ड ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन. तो उस स्प्लीन में जाके इट विल बी डिस्ट्रॉयड. सो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि वो बन कहाँ पे रहा है, बोन मैरो, रेड बोन मैरो, और वो डिस्ट्रॉय कहाँ पर हो रहा है, इन दी स्प्लीन. और कितने दिन में, 120 days. कितने मंथ्स हो गए, अप्रोक्सीमेटली 4 months, है ना. एक 30 दिन में अगर पकड़ते हैं आप, तो द ग्रेवयार्ड, ओ माय गॉड, द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी उन्होंने उसको बोला है, किसको, आपके स्प्लीन, राइट. बहुत कुछ है, अगर आप और देखेंगे तो लोग बोलते हैं स्प्लीन इज आल्सो द ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी. सो व्हेनेवर योर ब्लड नीड्स अ लॉट ऑफ आरबीसी, इट कैन कम फ्रॉम दैट, बट स्किप दैट. एनीवेज, सो मेन फंक्शन इसका क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, है ना. रेस्पिरेशन में अगर आपने पढ़ा होगा या अभी आप पढ़ेंगे कि जो हीमोग्लोबिन लेके जाना है,
जो ऑक्सीजन लेके जाना है, मतलब जो एयर विच यू आर ब्रीदिंग इन, सो इट इज मिक्सिंग विथ योर ब्लड. So there the hemoglobin plays a major role. It is taking that oxygen and then it is transporting it to all parts of your body. आपके हर पार्ट पे जो ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है वो कौन पहुंचा रहा है? आपका हीमोग्लोबिन. तो याद क्या रखना है आरबीसी में कि इट इज बायकॉन्केव, इट इज हैविंग नो न्यूक्लियस, इट इज what you call as produced in the bone marrow, it is being destroyed in the spleen, its duration is around 120 days, right? And it is like the hemoglobin level normally is around 12 to 16 and they are most abundant. और कितना है उनका नंबर? 5 to 5.5 million per centimeter cube, mm cube, kilometer cube, mm cube, millimeter cube, right? So that is about what is called as your erythrocytes or your RBCs, right? Then you have what is called as your WBCs, as the name says, the white blood cells, also called as leukocytes. आपको याद है हमने उसमें प्लांट किंगडम में देखा था या सेल में देखा था, ल्यूकोप्लास्ट थे. सो देयर वर क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर के होते हैं, फिर क्रोमोप्लास्ट जो ग्रीन कलर छोड़ के दूसरे कलर के होते हैं, और तीसरे हमने देखे थे ल्यूकोप्लास्ट जो कौन से कलर के होते हैं? व्हाइट. तो वैसे ये ल्यूकोसाइट्स, द व्हाइट ब्लड सेल्स, आपके बॉडी की हम इन जनरल बोल सकते हैं सोल्जर्स. हम बोलते हैं ना हमारे पास एक इम्यून सिस्टम है जो आपको डिजीज से क्या कर रही है? प्रोटेक्ट. यू आर नॉट गेटिंग इल एवरी नाउ एंड देन. देयर आर वायरसेस, देयर आर बैक्टीरिया, देयर आर फंजाई हु आर देयर ऑल अराउंड, बट यू आर नॉट गेटिंग इल ऑल द टाइम. तो इसमें मेजर रोल, जो मेजर सोल्जर्स है वो कौन है? आपके ल्यूकोसाइट्स. हम बोलते हैं ना लाइक व्हेन इट इज लाइक, हम वैसे उनको याद नहीं करते बट 15th of August, 26th of January ऐसे कुछ होता है तो हम बोलते हैं ना हम अपने देश में क्यों सुरक्षित थे? क्योंकि हमारे नौजवान सरहदों पे है. तो वो है इसलिए हम सुरक्षित है. वैसे हमारी बॉडी भी क्यों सुरक्षित है? बिकॉज वी हैव दीज ल्यूकोसाइट्स. तो ल्यूकोसाइट्स आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द इन्फेक्शंस, राइट? सो ब्रॉडली तो ल्यूकोसाइट्स, जैसे मैंने आपको बोला, दे आर WBCs, दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन. वो रेड कलर भी किसकी वजह से था? हीमोग्लोबिन. तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए वो कैसे हैं? ल्यूकोसाइट्स, राइट? बेसिकली दे आर न्यूक्लिएटेड, उनमें न्यूक्लियस है, याद रखो. कभी कभी इस पे ट्विस्टेड क्वेश्चन कैसे पूछते हैं लोग, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम कर रहे हैं, मैंने उस दिन हमने पढ़ा था ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो हम बोलते हैं कि ब्लड सैंपल मिला, तो ब्लड सैंपल में से हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, ब्लड के सेल्स लिए. तो फिर वो कभी ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कौन से सेल में से डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, आरबीसी में से करेंगे या डब्ल्यूबीसी में से करेंगे? तो ऑब्वियस आंसर क्या है उसका? डब्ल्यूबीसी. क्योंकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए. किसी पर्सन का अगर हम आपको आरबीसी देंगे और बोलेंगे इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, तो उसमें डीएनए भी नहीं. तो कभी लोग बोलते हैं ना एनसीईआरटी के बाहर का आता है क्या नीट में? तो एनसीईआरटी के बाहर का नहीं, बट दिस इज कॉन्सेप्ट बेस्ड. हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको पढ़ाया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए चाहिए और डीएनए न्यूक्लियस में. इसमें हमने आपको पढ़ाया कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, डब्ल्यूबीसी में क्या है? न्यूक्लियस. तो अभी उन्होंने दिया नहीं है कि ब्लड में से हम क्या लेंगे, आरबीसी लेंगे या डब्ल्यूबीसी लेंगे. तो ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है, क्योंकि इधर अलग पढ़ा है उधर अलग पढ़ा है, इन सबका कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकता है. तो इसमें इनमें मैंने आपको क्या बोला कि क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस. इनका लाइफ स्पैन कम है, नंबर भी कम है. ये जो आरबीसी हमने देखा था इट वाज 5 मिलियन, आप सोचो, और ये कितने? ओनली 6000 to 8000 per mm क्यूब. तो दैट वाज 5 मिलियन. मिलियन है नहीं, 10 को रेज टू कितना? 6. और ये कितना है? सिर्फ 3 जीरो है इसको, 6 को कितने जीरो है? 3, राइट? सो 6000 to 8000 per mm क्यूब. और दे आर शॉर्ट लिव्ड, मतलब सम ऑफ देम दे विल लिव फॉर 5 days, सम विल लिव फॉर 3 days, 4 days. आपका बुक एनसीईआरटी इतना अच्छा है, ज्यादा डिटेल दिया नहीं है. हर डब्ल्यूबीसी का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, दिया नहीं है, पर तो हम भी जाने देंगे इसको क्योंकि हम एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं ना फिलहाल. तो बेसिकली डब्ल्यूबीसीज दो टाइप के, देखो, मतलब दोज विच हैव granules in their cytoplasm and those which do not have granules. So both of them are having nucleus. पर किसी में granules है, किसी में granules नहीं है. तो यहाँ पे आप देख रहे, देखो इसका हम साइटोप्लाज्म देखेंगे यहाँ पे, तो इनमें आपको granules दिख रहे हैं. तो जिनमें granules है वो granulocytes, जिनमें granules नहीं है, ये देखो न्यूक्लियस दिख रहा है पर उसका साइटोप्लाज्म क्लियर दिख रहा है लगभग. ओ माय गॉड, इसमें कहां से आ गए जावा बतुगर पे? तो देयर आर नो ग्रैन्यूल्स, राइट? तो साइटोप्लाज्म में क्या नहीं है? ग्रैन्यूल्स. तो जिनमें ग्रैन्यूल्स है साइटोप्लाज्म में दे आर ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनमें साइटोप्लाज्म नहीं है दे आर अग्रैन्युलोसाइट्स. तो ग्रैन्युलोसाइट में भी 3 है, देखो, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल. कितने टाइप है? न्यूट्रो, बेसो, इओसिनो. नाम में ही है न्यूट्रोफिल्स विच आर न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल यानी दे कैन बी स्टेन्ड विथ न्यूट्रल डाइज और बोथ द डाइज, एसिडिक और बेसिक डाइज. बेसोफिल्स, उनके जो ग्रैन्यूल्स है यू कैन स्टेन विथ बेसिक डाइज.
जैसे मिथिलीन ब्लू एंड ऑल, उससे आप उसको स्टेन कर सकते हैं उनके ग्रैन्यूल्स को। और इओसिनोफिल्स के ग्रैन्यूल्स को यू कैन स्टेन विद एसिडिक डाइज, जैसे इओसिन इज एसिडिक डाई, तो उसको बेसोफिल या इओसिनोफिल को लोग एसिडोफिल भी बोलते हैं, बेसोफिल को लोग अल्केलोफिल भी बोलते हैं। बट हमारे लिए अच्छा ऐसा है कि जो भी मैंने बोला आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में आपको सिर्फ याद रखना है कि दो टाइप है, एक ग्रैनुलोसाइट और एक अग्रैनुलोसाइट, राइट। अग्रैनुलोसाइट के दो टाइप, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, और ग्रैनुलोसाइट के तीन टाइप, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। यहाँ पे आपको याद क्या रखने हैं, परसेंटेजेस कितना दिया है, न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट, सारे डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा कौन है, न्यूट्रोफिल 60 to 65%। और इनका एक ही काम क्या है, फैगोसाइटोसिस, एक ही काम क्या है, फैगोसाइटोसिस। मतलब कोई अगर पैथोजन आ रहा है बाहर से तो ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, दे विल जस्ट एम्बार्क ऑन इट, दे विल एंगल्फ इट, दे विल ईट इट एंड दे विल डिस्ट्रॉय इट। डिजीज क्या है ना, डिजीज इज हम बोलेंगे कि लड़ाई है आप में और पैथोजन में। एक बैक्टीरिया अंदर आया है, अगर वो डिजीज मतलब वो जीत गया तो आपको क्या हो जाएगा, डिजीज, और अगर आप जीत गए तो वो मर जाएगा तो आपको क्या नहीं होगा, डिजीज। तो आपका यहाँ पे सोल्जर कौन है, न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट। सारे डब्ल्यूबीसीज का कितना परसेंट है, मैंने आपको बोला 60 to 65%। और आके क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस, सो इट विल एंगल्फ दैट पैथोजन, है ना, दिया है मैंने, आगे लिखा है वहां पे वो। बेसोफिल्स अगर हम बात करेंगे वो लीस्ट अबंडेंट है, सबसे कम, कितने हैं आपके बॉडी में, अराउंड 0.5 to 1%, सबसे कम। पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका, दे विल रिलीज मेनी केमिकल्स, जैसे क्या, हिस्टामाइन दे विल रिलीज, सेरोटोनिन दे विल रिलीज, हेपारिन दे विल रिलीज। फंक्शंस नहीं दिए हुए आपके बुक में इनके, बट दे मोस्ट ऑफ देम दे आर इन्वॉल्व इन एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, कभी किसी मधुमक्खी ने काट लिया या कुछ इंजरी हो गया तो वहां पे क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, तो सूज जाता है, आपने देखा है वहां पे, मतलब यू हैव अ स्वेलिंग, देयर इज अ रेडनेस, है ना, देयर इज हीट। हाँ, वो अभी नहीं है, सुबह यहाँ पे मधुमक्खी थी बहुत सारी बट अभी नहीं है सो देयर इज नो इन्फ्लेमेशन। तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मैंने आपको बोला ना, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपारिन। हेपारिन आपने सुना है नाम, इट इज एंटीकोएगुलेंट। आपका ब्लड देखो, मतलब इफ यू लाइक, मतलब डोंट डू इट, पर अगर आप प्रिक करते हैं, कुछ इंजरी होती है, लग जाता है, ब्लड बाहर आना चालू हो जाता है, थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाता है, क्लॉट। बट व्हेन इट इज फ्लोइंग इनसाइड इज नॉट क्लॉटिंग बिकॉज ऑफ हेपारिन। Heparin is a natural anticoagulant which your body has. So the blood keeps on flowing, it doesn't get coagulated. तो ऐसे आपको खुश खबर ये है कि इसका कुछ फंक्शन दिया नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि बेसोफिल क्या सेक्रेट करते हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपारिन, और कौन से रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है, इन्फ्लेमेटरी। इओसिनोफिल अगर आपको थोड़ा याद होता है, एसिडिक 2 to 3%, और इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करने में, और स्पेशली किसमें, एलर्जीज, है ना, इनके भी नंबर्स कम ज्यादा होते रहते हैं इओसिनोफिल्स के। किसी एलर्जी हो, आप देखो व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल, या कुछ एलर्जी हो जाता है किसी को, तो डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि ब्लड रिपोर्ट करो, तो आप ब्लड रिपोर्ट करते नहीं, सारे नाम लिखे होते हैं वहां पे, इओसिनोफिल, बेसोफिल, एसिडोफाइल, उसको लोग बोलते हैं सीबीसी, है ना। तो सीबीसी क्यों करवाते हैं कि व्हाट हैज हैपेंड, लाइक विच ब्लड सेल्स हैव इंक्रीज्ड, तो डॉक्टर्स को समझ में आता है वो कि कौन से डिजीज में कौन सा नंबर बढ़ा है। मतलब आपका इओसिनोफिल बढ़ा हुआ है तो आपको एलर्जी हुई है क्या, आपका बेसोफिल बढ़ा हुआ है तो आपको ये अंदर इन्फ्लेमेशन है क्या, अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए तो कोई इन्फेक्शन हुआ है क्या, जिससे लड़ने के लिए, क्योंकि न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करता है ना, तो उसका नंबर बढ़ा हुआ है क्या, तो दैट हेल्प्स। तो ये डिफरेंशियल ब्लड काउंट इसको हम बोलते हैं। एक होता है टोटल ब्लड काउंट कि कितने हैं, टोटल डब्ल्यूबीसी कितने हैं, इतने हैं। दूसरा होता है डिफरेंशियल, अलग अलग कितने हैं, न्यूट्रोफिल कितने हैं उसमें, बेसोफिल कितने, इओसिनोफिल कितने, आपको पता है ना कितने होने चाहिए, आपको पता है टोटल डब्ल्यूबीसी में से न्यूट्रोफिल कितने चाहिए, 60 to 65 लिखा होता है ना, फिर वहां पे कॉलम्स होते हैं, नॉर्मल रेंज, एक्चुअल आपका कितना है, फिर जो अगर कम या ज्यादा होता है उसको बोल्ड करके दिखाते हो, तो यू जस्ट कम टू नो कि ये नॉर्मल रेंज में नहीं है, ये बढ़ा हुआ है या ये कम हुआ है। एनीवेज वो नहीं हमारा यहाँ पे आपको याद कर रखना है। ये डायग्राम्स देखो, आपको ये डायग्राम्स भी ध्यान से देखनी है। इसको अगर आप देखेंगे, क्लियरली डायग्राम्स नहीं दिख रहे आपके बुक में भी, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस दिखेगा, बताया नहीं कहीं पे उन्होंने, पर डायग्राम में आपको क्लियरली दिखेगा कि मल्टीपल लोब्स है उसको। तो मल्टीपल लोब वाला जो है वो कौन है, न्यूट्रोफिल। जो ट्विस्टेड लोब वाला है वो कौन सा है, बेसोफिल। और जो ऐसे आप दिन भर हेडफोन लगा के बैठते ऐसे दो लोब वाला जो है, आप देखो क्लियरली ऐसे दो लोब दिख रहे हैं आपके बुक में, हाँ, तो ऐसे दो लोब वाला जो है वो कौन है आपका, इओसिनोफिल। तो यहाँ पे याद हमको बहुत कम चीजें रखने हैं। व्हाट यू आर गोइंग टू रिमेंबर इज दैट
Neutrophils are abundant. They are 62, 65. They have multi-lobed nucleus. Then basophils are least, around 0.5 to 1. They are secreting what? Histamine, serotonin, heparin, and they are involved in which response? Inflammatory. Eosinophils are how much? 2 to 3, and they are helping me to resist infection and against allergies. ये सब कौन हो गए? Granulocytes या agranulocytes? Granulocytes. So these were granulocytes. अब agranulocytes अगर हम देखते तो they are also WBCs, but their cytoplasm it doesn't have granules. Remember nucleus दोनों में है. कुछ लोगों को लगता है agranulocyte में there is no nucleus. हाँ, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया सारे WBC या सारे ल्यूकोसाइट्स में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस. So they have nucleus, right? But इसमें न्यूक्लियस के अलावा जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है. लिम्फोसाइट्स अगेन कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 20 to 25%. ये सेकंड नंबर पे आ रहे हैं. एक नंबर पे कौन थे? न्यूट्रोफिल्स. कितना परसेंट थे? 60 to 65. दो नंबर पे कौन है? लिम्फोसाइट. ये हम किसकी बात करें? हाँ, बी एंड टी सेल्स. बट ये हम बात किसकी कर रहे हैं? लाइक 60 to 65% ऑफ व्हाट? ऑल ब्लड सेल्स ऑफ डब्ल्यूबीसी. ऑफ डब्ल्यूबीसी, क्योंकि ओवरऑल ब्लड सेल में तो सबसे ज्यादा कौन है? आरबीसी. तो 20 to 25% ऑफ योर टोटल डब्ल्यूबीसी की बात करें. इसके दो टाइप है, एक बी और एक टी. ये भी आप किसी चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे कि ये दो टाइप के होते हैं, बी और टी. तो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, दे आर इन्वॉल्वड इन योर इम्यून रिस्पॉन्स. जो बाहर से कुछ आपको अटैक आता है, आपकी बॉडी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, तो इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, ये सब ये करते हैं बी सेल्स और कौन सा? टी सेल्स. आगे आप पढ़ेंगे हायर स्टैंडर्ड्स में कि इट इज द बी सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. और फिर लास्ट कौन है आपके? मोनोसाइट्स. कितना परसेंटेज? 6 to 8. परसेंटेज वाइज कितना नंबर लगेगा इनका? टोटल डब्ल्यूबीसी में अगर हम परसेंटेज वाइज रैंक करते हैं तो तीसरा. इनका नंबर कितना है? तीसरा. पहला कौन सा है? न्यूट्रोफिल. दूसरे कौन है? लिम्फोसाइट. थर्ड कौन है? मोनोसाइट. चौथे कौन है? इओसिनोफिल. पांचवे कौन है? बेसोफिल्स या बैसोफिल्स, व्हाट यू कॉल इट. वैसे भी हमको कौन सा ओरल एग्जाम देना है? हमको रिटर्न ही एग्जाम देना है. तो यू कॉल इट बैसोफिल्स और यू कॉल इट बेसोफिल्स और यू डोंट कॉल इट एनीथिंग. बट व्हाट यू थिंक इज दैट यू रिमेंबर द परसेंटेज. क्योंकि कभी कभी एग्जाम में फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट यू कॉल एज परसेंटेज इन द ब्लड, अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. वो ठीक से पढ़ना है क्वेश्चन. असेंडिंग में अगर वो बोल रहे हैं कम से ज्यादा, तो पहला नंबर किसका आएगा? बेसोफिल्स. उसके बाद इओसिनोफिल्स, उसके बाद मोनोसाइट्स, उसके बाद लिम्फोसाइट, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स. मोनोसाइट ये न्यूट्रोफिल के सगे भाई है. सिर्फ इसको पिंपल्स आए हुए हैं मतलब इसके ग्रैन्यूल्स है और इसको ग्रैन्यूल्स नहीं है. सबसे बड़ा न्यूक्लियस है इसका. देखो आपके बुक में अगर दिया होगा ऐसा डायग्राम, किडनी शेप्ड है उसका न्यूक्लियस. कैसा शेप है? किडनी शेप. देखो सेल भी ऐसी बड़ी दिखाई होगी उन्होंने, मतलब आपके जो ऐसा डायग्राम दिया ना एनसीईआरटी में, उसमें उन्होंने सबसे बड़ा वाला सेल दिखाया. तो लार्जेस्ट है वो सब में. और फैगोसिटिक है. लार्जेस्ट और लार्जेस्ट नंबर में फर्क है, याद रखो, कभी कभी वो कंफ्यूजन हो जाता है. मोस्ट अबंडेंट कौन है? न्यूट्रोफिल्स. पर साइज वाइज सबसे लार्जेस्ट कौन है? मोनोसाइट्स. तो ये फैगोसिटिक है, किसके जैसे? न्यूट्रोफिल्स. तो फैगोसिटिक है, पैथोजन को क्या करते हैं? वो डिस्ट्रॉय. तो दीज आर डब्ल्यूबीसीज. ओवरऑल सेल्स हमने बोले 3, एक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और तीसरे कौन है? प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आपने मतलब जनरली पीपल व्हेन दे सफर फ्रॉम डेंगू तब लोग बोलते हैं नहीं क्या, प्लेटलेट कम हो गए. इन मराठी दे से पेशी कमी झाल्या. तो विच पेशी? बट पेशी मीन्स सेल. तो बट विच पेशी? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेंगू तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटलेट्स. तो प्लेटलेट्स आर जनरली मॉनिटर्ड. फिर लोग बोलते हैं एवढे 3 लाख पाहिजे होते, 50,000 झाले, है ना. मतलब तो प्लेटलेट्स आपको कितने चाहिए होते हैं? अराउंड 1,50,000 to 3,50,000. तो दैट इज अ नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट्स. तो ये प्लेटलेट्स अगर कम हो गए तो वरी का इश्यू हो जाता है. कभी कभी 30-40 हजार तक आ जाते, तो लोग स्पेशल प्लेटलेट्स का बैग लगाना पड़ता है उसको फिर पेशेंट को बचाने के लिए. तो इट कैन बी डेंजरस, इट कैन बी सीरियस. तो प्लेटलेट्स कम होते 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 फिर बढ़ते बढ़ते जाते. आपको ऐसा लगता है 50,000 हो गए तो बहुत हो गए, क्या पगार थोड़ी है किसकी, है ना. प्लेटलेट का नॉर्मल मतलब उन्होंने कितना बोला है? 1,50,000 to 3,50,000. और एक्चुअली इफ यू सी प्लेटलेट्स आर नॉट इवन कंप्लीट सेल्स. आपका जो बोन मैरो है ना, उसमें देयर आर स्पेशल सेल्स विच आर प्रोड्यूस, विच आर कॉल्ड एज मेगाकैरियोसाइट. यहाँ पे आपको याद इतना ही रखना है कि वो क्या है स्पेशल सेल? मेगाकैरियोसाइट. एंड दैट मेगाकैरियोसाइट विच इज देयर, उसके फ्रैगमेंट्स है. आप देखो आपके बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है ऐसा, सिर्फ छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स निकाले हुए हैं.
तो ऐसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो है, ये किसके फ्रैगमेंट से, सेल के फ्रैगमेंट से, कौन सी सेल के, मेगा कैरियोसाइट्स। और ये अलग अलग चीजें सीक्रेट करेगा और कहां पे काम आएगा, कोएगुलेशन एंड क्लॉटिंग। जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि इंजरी हो गई तो वहां पे ब्लड क्लॉट हो रहा है, तो वहां पे ब्लड क्लॉट हो रहा है, वहां पे आरबीसी पड़े, डब्ल्यूबीसी पड़े, पर वो कुछ करेंगे नहीं। काम किसका है वहां पर, प्लेटलेट्स। तो कोएगुलेशन एंड क्लॉटिंग और ब्लड लॉस का रिडक्शन करना, ये काम किसका है, प्लेटलेट्स। तो जिनमें ये प्लेटलेट्स ठीक से नहीं बनते या क्लॉटिंग ठीक से नहीं होता, यू सी दे सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, राइट। तो ऐसे ये आपके कौन है, ब्लड सेल्स, आरबीसीज, फिर उसके बाद कौन, डब्ल्यूबीसीज, और उसके बाद कौन आपके ये प्लेटलेट्स, राइट। आपका अपना ब्लड ग्रुप है ना, एवरीवन हैज अ ब्लड ग्रुप, है ना। तो यू सी व्हेनेवर देयर इज अ नीड फॉर द ब्लड, कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है या किसी को ब्लीडिंग हुआ है या चाइल्ड का डिलीवरी है, तो तब मदर का ब्लड बहुत लॉस हुआ है, तो तब आपको यू हैव टू सप्लाई ब्लड, external blood. You see many people when they die in accidents, so major reason is that there are so many blood donation camps which are going on every now and then. इतना लोग सब बोल रहे हैं कि आप ब्लड डोनेट करो, ब्लड डोनेट करो, ब्लड डोनेट करो, क्योंकि लोग मर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर ब्लड। बिफोर, अब आपके बुक में दिया नहीं है बट थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखेंगे कि बिफोर द साइंटिस्ट लाइक कार्ल लैंडस्टीनर और उनके एक सबऑर्डिनेट थे वीनर, तो और फिर बाद में उनके स्टूडेंट्स थे डिकास्टालो एंड स्टुरलिंग, इन सब ने मिलके ये ब्लड ग्रुप्स ढूंढ के निकाले। मतलब पहले कैसे होता था कि कोई अगर मर रहा है, उसको ब्लड कम है, तो आपने किसी का भी ब्लड लिया, उसमें डाल दिया, तो जो परसों मरने वाला था वो आज ही मर गया, क्योंकि जो ब्लड था वो कंपैटिबल नहीं था ना, कोई भी ब्लड नहीं चलता ना। अब देखो कभी भी लोग बोलते हैं वी नीड अ ब्लड, कितनी बार आता है ना, हमको मैसेज आता है या किसी व्हाट्सएप स्टेटस पे दिखता है या कॉल आता है कि वी नीड अ ब्लड, तो हमेशा ऐसे नहीं बोलते वी नीड अ ब्लड, वो उसके साथ क्या बोलते हैं, ओ पॉजिटिव पाइजे, ए पॉजिटिव पाइजे, ए नेगेटिव पाइजे, बी नेगेटिव पाइजे, है ना, ऐसे वो ब्लड ग्रुप बताते हैं। तो जो कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो दैट इज ABO। हमको जो कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप सिस्टम पता है वो कौन सा है आपका, A, B एंड O, ABO सिस्टम। और चौथा जो ब्लड ग्रुप हमको पता है दैट इज AB। तो ये 4 ब्लड ग्रुप्स है, पर इसको हम बोलते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग, क्योंकि हमने इसको क्लासिफाई कैसे किया है, बेस्ड ऑन दी एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट ऑन दी आरबीसी। यहां पे आपको याद क्या रखना है कि पर्सन का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये किस चीज पे डिपेंडेंट है कि उसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है। आप सबको पता है कि आपका ब्लड ग्रुप जो है, राइट, इट कुड बी ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, है ना, यू नो दैट ब्लड ग्रुप इट कुड बी आइदर A, है ना, इट कुड बी B, राइट, इट कुड बी AB से, एंड देन इट कुड बी O, राइट। सो एज आई सेड दैट आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, दैट डिपेंड्स ऑन द एंटीजन ऑन द आरबीसी। आपके आरबीसीज पे कौन सा एंटीजन है ना, ये सपोज आपकी आरबीसी है इधर, इस पे विच टाइप ऑफ एंटीजन इज प्रेजेंट, सपोज दिस इज अ A टाइप ऑफ एंटीजन एंड दिस इज अ B टाइप ऑफ एंटीजन, ऐसा। तो इस आरबीसी पे अगर मैं बोलूंगा कि A एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, A। अगर इस आरबीसी पे मैं बोलूंगा B एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, B। इस आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये कौन सा हो गया, O। और किसी आरबीसी पे दोनों है, मतलब A का भी है और B का भी है, तो ये कौन सा हो गया, AB। तो ये तो सीधा सीधा हिसाब हो गया कि इट हैज लाइक दीज एंटीजन्स। सो एंटीजन ऑन आरबीसी, तो याद रखो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, एंटीजन। आपके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है, विच एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन योर आरबीसी। अनदर थिंग टू रिमेंबर इज कि आपके आरबीसी पे जो एंटीजन है, एक्चुअली 2 ही टाइप का हमने बोला ना, एक A और दूसरा B। या तो दोनों में से एक होता है या दोनों होते या दोनों नहीं होते। तो एक्चुअली तो एंटीजन कितने टाइप के बोले, 2, एक A और दूसरा B। यू हैव टू रिमेंबर पर्सन के पास जो एंटीजन है खुद का, उसके पास जो एंटीजन नहीं है उसके सीरम में, मैंने आपको बोला था ना कि क्लॉट होने के बाद जो लिक्विड बाहर आता है उसको हमने क्या बोला था, सीरम। तो उसके सीरम में, उस पेशेंट के, उस पर्सन के सीरम में whatever antigen it doesn't have, it has antibody against that antigen. Like my blood group is A, so if I take my blood out, my RBCs will have an antigen which is A type, but if I take out my serum, it will have an antibody which is B type. तो जो मेरे पास एंटीजन है
उसको छोड़ के दूसरा जो एंटीजन है उसकी मेरे पास क्या है, एंटीबॉडी. So if I am a person, so if I am looking for antibodies in serum, right, तो सीरम में अगर मैं एंटीबॉडी देख रहा हूं तो ए वाले के पास कौन सी होगी, एंटी बी, क्योंकि उसके लिए बी नॉन सेल्फ है. बी वाले के पास कौन सी होगी, एंटी ए. ए बी वाला का ए भी है और बी भी है, उसके पास दोनों है. सो डू यू थिंक अबाउट एंटीबॉडी, नन. सो इट डजंट हैव एंटीबॉडी. ओ के पास दोनों नहीं है, तो इट है ना, मतलब सी यू हैव एन एंटीबॉडी फॉर एन एंटीजन विच यू डोंट हैव. ओ डजंट हैव बोथ, सो इट हैज बोथ व्हाट, एंटीबॉडीज. ओ के आरबीसी पे एक भी एंटीजन नहीं है, तो उसके पास एंटीबॉडी दोनों होंगे. कौन से दोनों, ए के अगेंस्ट बी, मतलब एंटी ए और दूसरा एंटी बी, है ना. फिर लोग मैच करते हैं ना ब्लड ग्रुप. तो अगर हम डोनर्स सीरम की हम बात करते हैं, है ना, तो यू विल फाइंड कि इन दैट केस की डोनर का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा. अगर ए रेसिपिएंट है, सपोज आई एम ए एंड आई नीड ब्लड, तो मुझे कौन सा ब्लड चलेगा, मुझे ए चलेगा एंड ओ भी चलेगा, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है. सी इफ आई टेक एनीथिंग रिलेटेड टू बी, अगर मैं बी ले रहा हूं तो मेरे पास क्या है, एंटी बी, जो बी को आने नहीं देगा. ए बी भी ले रहा हूं तो भी एंटी बी उसके बी को अपोज करेगा. ओ के पास कुछ है ही नहीं, तो ओ चलता है मुझे. किसी का ब्लड ग्रुप बी है, उसको बी चलेगा, प्लस कौन सा चलेगा, ओ. ए बी को सब चलता है, ए बी और ओ. और जो ओ है उसको सिर्फ कौन सा चलता है, ओ, क्योंकि ए आएगा तो एंटी ए है, बी आएगा तो एंटी बी, ए बी आएगा तो डबल धमाका, तो नहीं चलता. तो इससे हमको पता चलता है कि ये जो ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, उसको कोई भी ब्लड ग्रुप चलता है. उसको आप ए दे दो, बी दे दो, ए बी दे दो, ओ दे दो, एवरीथिंग इट लाइक टॉलरेट्स. हाँ, एंड ओ इज यूनिवर्सल डोनर. यू कैन सी ओ कैन गिव ब्लड ग्रुप टू ऑल. सो नॉट ब्लड ग्रुप, सॉरी, ओ कैन गिव ब्लड टू ऑल. तो ओ क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर. यूनिवर्सल डोनर कौन है यहां पर, ओ. So this is like regarding the antigens which are present on your RBCs, right, and the antibodies which are present in the serum. You will find कि इसके अलावा आपने और एक सुना होगा कि लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ए, जब कोई बोलता है ब्लड ग्रुप ए, तो ए नहीं बोलते, वो पॉजिटिव नेगेटिव भी बोलते हैं. मतलब हमको लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, तो ब्लड ग्रुप नहीं बदलने को बोल रहे हैं, है ना. मतलब when people are telling you like I have B negative तो B positive, तो अभी ये A B तो समझ में आ गया हमको कि किसी का ब्लड ग्रुप B है तो इसका मतलब उसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है, B. हम बोल रहे हैं किसी का ब्लड ग्रुप O है तो आप समझ गए कि उसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है, ना A है ना B. बट नाउ इफ लाइक if someone says I am O negative and if someone is saying I am O positive, then what? So there is another antigen again which your book doesn't mention actually, but that is what is called as a D antigen. उसको हम कौन सा एंटीजन बोलते हैं, D antigen. ये पहली बार ये कार्ल लैंडस्टीन और वीनर इन्होंने ढूंढा था. तो ये जो D antigen है, it was first found on rhesus monkey. कौन सा मंकी, rhesus, ये बुक में दिया है आपके. तो rhesus monkey के आरबीसी पे जो एंटीजन मिला, तो वही एंटीजन बहुत से लोगों के भी आरबीसी में मिला. तो जिनके पास वो रिसस RH है, तो दैट इज RH पॉजिटिव. तो मतलब कोई अगर हम आरबीसी देख रहे हैं तो उसके पास ये A है प्लस उसके साथ ये RH वाला भी है, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये A पॉजिटिव. इसके पास कुछ भी नहीं है, A भी नहीं है, B भी नहीं है, और वो रिसस फैक्टर भी नहीं है, RH फैक्टर भी नहीं है, तो वो क्या हो गया, O नेगेटिव. तो जिसके पास वो RH फैक्टर है वो क्या हो गया, पॉजिटिव. तो सम पीपल आर RH पॉजिटिव, सम पीपल आर RH नेगेटिव. अभी मैं आपको इन क्लास में भी सबको पूछूंगा कि किसका ब्लड ग्रुप बताओ, तो यू विल फाइंड 90% 80% पीपल आर पॉजिटिव, है ना. यू नो योर ब्लड ग्रुप, यू आर पॉजिटिव, राइट. आई एम आल्सो, यू आर नेगेटिव और यू डोंट नो द ब्लड ग्रुप, सो यू आर रेयर. सो रेयर इसको पकड़ के रखो. सो यू विल फाइंड दैट नेगेटिव पीपल आर वेरी रेयर, you know, whereas you will find
thought wise negative people many in the world, but blood group wise negative people they are very rare, right? But then 80% आपको लोग ऐसे मिलेंगे कि जो कैसे RH पॉजिटिव। फिर हमको ऐसा लगता है कि पॉजिटिव नेगेटिव का आपने क्या करने का, पर मैंने आपको बोला ना, जब आप चेक करते हैं ना तो आपको दोनों देखना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव वाले के पास वो एक एक्स्ट्रा रिसर्च फैक्टर है जो नेगेटिव वाले को नहीं चलेगा, तो उसकी बॉडी क्या प्रोड्यूस करना चालू कर देगी, एंटीबॉडीज, तो नहीं चलता है ब्लड। आपको जब चेकिंग कर रहे हैं तो आप दोनों चेक करना पड़ता है, ए बी ओ भी चेक करना पड़ता है और RH भी चेक करना पड़ता है। अनदर मेजर कॉम्प्लिकेशन विच अराइजेस आउट ऑफ दिस इज दैट, say for example, there is a female who is RH negative. So when I say there is a female who is RH negative, that means her RBCs, are they having a rhesus factor or RH factor? No, it doesn't have that RH factor. Abhi there is a male who is RH positive and there is a female who is RH negative. Now they both marry and the child which is there in the womb of the mother, now that is RH positive. RH positive comparatively is dominant. It is a dominant allele. So there is a high chance कि if the female is RH negative and the male is RH positive, the child which the female will bear will be RH positive. तो अभी what happens is कि सी फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, तो उसके पास RH फैक्टर नहीं है। उसके लिए वो RH फैक्टर कैसा है, सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, खुद का है, मतलब वो RH फैक्टर उसका खुद का है या नहीं है, मतलब अगर वो RH फैक्टर उसकी बॉडी एक्सपोज होती है तो वो रिएक्ट करेगी उसकी बॉडी या नहीं करेगी, नहीं करेगी। RH नेगेटिव है ना वो, उसके पास RH फैक्टर नहीं है, तो अगर RH फैक्टर बॉडी में आ रहा है तो वो रिस्पॉन्ड करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, क्योंकि वो जैसे A था B आ रहा था तो रिस्पॉन्ड कर रहे थे आप, A को A आ रहा था तो रिस्पॉन्ड कर रहे थे या कुछ नहीं। A female, she is RH negative. So if the child in the womb of the mother is RH positive, there is a possibility कि मदर के लिए वो नॉन सेल्फ हो गया अभी, क्योंकि चाइल्ड के RBC के ऊपर कौन सा फैक्टर है, RH, और मदर के तो पूरे सर्कुलेशन में RH फैक्टर नहीं है। अब उसको क्या मालूम कि ये मेरा ही चाइल्ड है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। थोड़ी समझ थोड़ी है आपकी सिस्टम को, ऐसे समझ में आ रही बात। उसके लिए तो नेगेटिव है, बट गुड थिंग इज कि मदर का ब्लड और चाइल्ड का ब्लड मतलब पूरा डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो ऐसे मदर का ब्लड निकल के चाइल्ड का ब्लड निकल के मदर के सर्कुलेशन में नहीं जा रहा है, तो इसलिए जनरली प्रॉब्लम नहीं होता। बट देन व्हाट हैपेंस इज कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, अब चाइल्ड का डिलीवरी हो रहा है तो तब जब वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट होगा तो तब जो चेंजेस होंगे, तो कुछ चाइल्ड का ब्लड मदर की सर्कुलेशन में चला जाता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कुछ चाइल्ड का ब्लड अभी कहां चला गया, मदर की सर्कुलेशन में। चाइल्ड के ब्लड में जो RBCs है उनके ऊपर RH फैक्टर है या नहीं है, है। और मदर के लिए RH फैक्टर सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, नॉन सेल्फ। अभी मदर फटाफट क्या प्रोड्यूस करना चालू करेगी, एंटीबॉडीज, किसके अगेंस्ट, RH पॉजिटिव, RH फैक्टर। पर अभी प्रॉब्लम नहीं है इतना, क्योंकि चाइल्ड का तो क्या हो गया, डिलीवरी, तो अभी मदर के वूम में चाइल्ड नहीं है। बट अभी क्या हुआ कि मदर के पास पहले RH की एंटीबॉडीज नहीं थी, पर अभी ये डिलीवरी के वक्त लाइक व्हाटएवर ब्लड वेंट इनटू द मदर्स सर्कुलेशन, मदर्स ब्लड गॉट सेंसिटाइज्ड एंड शी नाउ स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग दोज RBCs, दोज एंटीबॉडीज, एंड दोज एंटीबॉडीज आर अगेंस्ट दैट RH पॉजिटिव फैक्टर, RH फैक्टर। नाउ शी विल कीप द मेमोरी। मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो उसका क्या रखेगा, मेमोरी। Now if there is a second pregnancy, say for example, and unfortunately this child is also RH positive, now the antibodies will cross the placenta और वो उस चाइल्ड के RBCs को जाके डिस्ट्रॉय करना चालू करेंगे, तो चाइल्ड को अंदर जॉन्डिस हो जाएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हम उसको बोलते हैं। इट मे इवन लीड टू द डेथ ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि अभी मदर के पास रेडीमेड क्या पड़ी है, एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज अभी सीधा कहां जाएंगी, चाइल्ड के पास, और वो चाइल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो कभी कभी पूछते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कब होता है, जब फीमेल कैसी होती है, RH
नेगेटिव, और मेल कैसा होता है RH पॉजिटिव, और फीटस जो है अंदर वो कैसा होना चाहिए RH पॉजिटिव। फिर वो पूछते हैं कि ये फर्स्ट प्रेगनेंसी के वक्त होगा या सेकेंड प्रेगनेंसी के वक्त होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी के वक्त। तो तब चाइल्ड का कौन सा जो कंपोनेंट है वो डिस्ट्रॉय होगा, आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज। तो सीवियर एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस। बट अगेन दिस इज हिस्टोरिकल थिंग, अभी नहीं होता है ऐसे कुछ। अब आपको लाइक यू कैन फाइंड सो मेनी कपल्स हु आर लाइक मदर इज RH नेगेटिव, द फादर इज RH पॉजिटिव, दे हैव 4-5 चिल्ड्रंस, तो ऐसे मर नहीं गए बच्चे। तो क्योंकि क्या करते हैं लोग कि once the doctor comes to know that the female she is RH negative and the male is RH positive and probably this lady will have that problem in future, तो वो क्या करते हैं, they administer that lady with anti-RH antibodies पहले ही। आपको समझ में आ रहा है? अब देखो हम, अब ये मदर है, मदर के वूम में वो चाइल्ड है, उनको पता है जब डिलीवरी होगी तो ये जो चाइल्ड का ब्लड है जिसमें कौन सा फैक्टर है, RH फैक्टर, वो किसके कांटेक्ट में आने वाला है, मदर के, और मदर क्या प्रोड्यूस करने वाली है, एंटीबॉडीज। तो ये लोग क्या करते, पहले ही एंटीबॉडीज डाल देते। तो जैसे ये RH फैक्टर वाला आरबीसी चाइल्ड का जो है वो मदर के सर्कुलेशन में जाने लगेगा, तो ये एंटीबॉडीज जाके उसको पहले ही बाइंड कर देंगे और वहां पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये चाइल्ड का जो आरबीसी है RH फैक्टर वाला, वो मदर की सर्कुलेशन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो मदर क्या प्रोड्यूस नहीं करेगी, एंटीबॉडीज, तो उसकी क्या नहीं रखेगी, मेमोरी, तो प्रॉब्लम ही नहीं। तो दिस पर्टिकुलर phenomenon it is called as what, erythroblastosis fetalis. So erythroblastosis fetalis when female is RH negative and male is RH positive. RH stands for Rakshas monkey or rhesus monkey? Which monkey? RH stands for rhesus, RHESUS. Right. So these are your blood groups and the phenomenon of erythroblastosis what, fetalis. ठीक है, thank you.